हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजी क्लब। केजी क्लब में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हाल फिलहाल फर्स्ट अपडेट का रिज़ल्ट आया, जिसमें कई स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स आए तो कई को बहुत कम आए और कई फेल भी हो गए। तो मैं उन सभी के में से बहुतों ने मुझे जो मैसेज किया, उन्होंने बताया कि मैंने अच्छा एग्ज़ाम दिया, मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, फिर भी मुझे कम मार्क्स प्राप्त हुए। तो इसलिए मैं यह सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इग्नू में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि बहुतों में ये प्रॉब्लम हो जाती कि वो बार बार फेल भी होते रहते हैं, क्योंकि उनमें वो कला नहीं होती है कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाए। तो मैं जहाँ तक देखता हूँ, इग्नू में 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि स्टडी मटेरियल की तैयारी नहीं करते हैं, स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ते हैं। दूसरे होते हैं जो एक बार पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। लेकिन तीसरे होते हैं जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं और वो अच्छे तरीके से स्टडी मटेरियल से स्टडी करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं और रिवीजन भी करते हैं। तो आज मैं फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करूंगा। आगे की सीरीज़ में सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट की भी बात करेंगे, जो कि सारे सिलेबस और रिवीजन करते रहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें 70+ मार्क्स नहीं आते हैं। तो 70+% लाने के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी, कैसी आपको आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा, वो हम बाद में देखेंगे। और दूसरे कैटेगरी के भी स्टूडेंट की हम बात करेंगे, जो ऐसे होते हैं जो एक बार स्टडी मटेरियल तो पढ़ते हैं लेकिन उसका फिर रिवीजन नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, उन्हें 45 से 50% तक ही मार्क्स आते हैं और बाद में वो सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन एक इस पहले टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं जो आखिरी टाइम में स्टडी करते हैं, वो क्या करते हैं, आखिरी टाइम में स्टडी करते हैं, चाहे वो कहीं से नोट्स ऊपर कर लिए या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल हैं। और ऐसे स्टूडेंट में प्रॉब्लम ये होती है कि ये एग्ज़ाम तो देते हैं, या तो वो पास कर जाते हैं या फेल कर जाते हैं। तो इसमें हम आज देखेंगे कि आखिर जो आखिरी टाइम पे पढ़े हुए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट ऐसा क्या लिख के आएंगे जिससे कि वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स, पास मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं इसके लिए 4 पॉइंट्स लेकर मैं आया हूँ। आखिर हम किस तरीके से जो कम पढ़े हैं, आखिरी टाइम पे पढ़े हैं, जो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो मैं उसके लिए ये पहला, हम अपने सीरीज़ का ये पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ओके, तो पहला हम बात करते हैं पॉइंट 1, जिसमें कि आंसर शीट होती है। हमें जो आंसर शीट मिलती है, हम उसके बारे में पहले जान लेते हैं। पॉइंट 1 और पॉइंट 4 को हम साथ में कंपाइल करके देखेंगे। इसमें क्या, नंबर ऑफ पेजेस यूज फॉर आंसर राइटिंग और आंसर शीट। पहली बात, जो अभी पिछले 1-2 साल में जो इग्नू एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसमें वो फिक्स एक आंसर शीट आपको दे रहे हैं, यानी कि आपको सप्लीमेंट्री प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो उसमें 28 पेज होते हैं टोटल, कवर 1 टू लास्ट कवर तक 28 पेज होते हैं, लेकिन आपको लिखने के लिए सिर्फ 24 पेज मिलते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गई पेजेस की बातें। अब पेज में मुझे लिखना क्या है और पेज की क्या, किस तरीके से मुझे पेज को भरना है, ताकि कम से कम एग्जामिनर जो भी कॉपी जांच कर रहे हैं उनको मतलब पेज देख के, मतलब आपके उत्तर पुस्तिका को, आंसर जो आप लिखे हुए हैं वो देख के ही उन्हें अच्छा लगे। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, तो पहले हम देखते हैं कि आंसर शीट जो आपको मिलती है, तो वो सपोज इस तरीके की होती है। तो आपको पहले एक मार्जिन बनाना पड़ेगा। एक मार्जिन आप यहाँ से ले लें, एक मार्जिन ये ले लें और बीच में आप लिखने की कोशिश करें। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो लिखावट है वो भी अच्छी दिखेगी और जो एग्ज़ामिनर होते हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा आपका कॉपी। तो पहला नंबर तो ये है। दूसरा ये है कि इसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं जो थोड़े बड़े बड़े शब्दों में लिखते हैं, एक वो होते हैं छोटे शब्दों में लिखते हैं। तो यानी कि जो छोटे शब्दों में लिखते हैं वो एक पेज में कम से कम 120 to 150 वर्ड्स लिख लेते हैं। ओके, लेकिन जो बड़े लिखते हैं वो
एक पेज में वो क्या करते हैं, कम से कम 100 शब्द तो लिखते ही लिखते हैं। तो आप अपने अनुसार से देख लीजिए आपकी लिखावट कैसी है, आप छोटे लिखते हैं या फिर बड़े लिखते हैं। अगर आप छोटे लिखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको आंसर आपको जो क्वेश्चन मिलता है उसमें आपका वर्ड लिमिट होता ही होता है, जिसमें से पहले जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो 500 वर्ड के होते हैं। उसके बाद जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो 250 के होते हैं। उसके बाद आखिरी में जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो 100 शब्दों के होते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपको इस तरीके से ही लिखना है। अगर आप 500 शब्दों में लिख रहे हैं तो आप 4 पेज से लेकर 5 पेज तक आप लिख सकते हैं, वो आपके हैंड राइटिंग के अनुसार होना चाहिए। तो आप इस बात पे स्टिक रहिए कि आपको वर्ड लिमिट में ही लिखनी है, आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इन पर ध्यान होता है, ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अगर मुझे अच्छे से आता है तो मैं उसे 6 से 7 पेज पे लिख दिया, अगर कोई अच्छे से नहीं आता है तो फिर मैं उसे कम में लिख दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको जैसा वर्ड लिमिट दिया हुआ है आपको उसी तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। तो आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखिए कि आपको कितने पेज मिलते हैं और आंसर शीट को आप किस तरीके से डिवाइड कर लेंगे ताकि आपका जो आंसर शीट है वो अच्छा दिखे एग्ज़ामिनर को। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये साइकोलॉजिकल होता है, ये होना ही चाहिए। और आपको लिखते वक्त ये मार्जिन रखना चाहिए। हाँ, ये मार्जिन आप स्केल से करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो ये तो हो गई आपको फर्स्ट कि आपकी उत्तर पुस्तिका यानी आपका आंसर शीट कैसी होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसा रहता है। सबसे बड़ी बात ये है मुझे कि अगर हम कम पढ़ के गए हुए हैं, आखिरी टाइम में पढ़े हैं, एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले पढ़े हैं, तो जो हमारा नेचर होता है क्वेश्चन का वो वहाँ हम नहीं समझ पाते हैं। और अगर आप नेचर नहीं समझ पाएंगे तो आप शब्दों तक पहुँच नहीं पाएंगे कि आप कैसे 500 शब्दों तक लिख पाएंगे। इसके लिए आपको उसके नेचर को, क्वेश्चन के नेचर को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें मैं पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं बीए के स्टूडेंट को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ। बीएससी के लिए मैं बाद में बनाऊँगा, क्योंकि बीए के जो क्वेश्चन होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं। हाँ, लेकिन जो बीएससी के होते हैं ये इसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसमें नेचर उतना नहीं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स है, फार्मूला पता है तो आप उसे बना लेंगे, नहीं पता है तो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बीएससी का नेचर थोड़ा अलग होता है, ताकि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि बीएससी में मुझे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है। लेकिन आज मेरी बातें बीए के यानी आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के नेचर को समझना बहुत ही ज़रूरी होती है। जब तक हम क्वेश्चन के नेचर को नहीं समझ पाएंगे हम वर्ड लिमिट तक नहीं पहुंच पाएंगे। और हमारी जो एक फ़्लो होती है वो फ़्लो एक तरीके की होनी चाहिए, ऐसा नहीं क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और लिख कुछ और रहे हैं, ठीक। तो इसलिए मुझे क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो जाननी ही पड़ेगी एक अच्छे आंसर राइटिंग के लिए, चाहे आपकी नॉलेज कितनी भी हो, आप एक दिन पढ़े हो या पूरी साल पढ़े हो। जब तक आपको क्वेश्चन का नेचर पता नहीं होगा तब तक आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, आप आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन के नेचर में सबसे बड़ी बात होती है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिया रहता है और आखिरी में दिया रहता है कि इसे विश्लेषण कीजिए इसकी, ओके, विश्लेषण कीजिए, या कभी कभी होता है व्याख्या कीजिए, या कभी कभी होता है टिप्पणी कीजिए, ओके। इस तीन तरीके का आगे भी कभी कभी तुलनात्मक वर्णन कीजिए, ऐसा भी होता है। तो आप जो ये डायरेक्टिव जो होते हैं इसको अच्छे सीरियसली लेना है कि क्वेश्चन में आखिर क्या कह रहा है, ठीक। तो इस तरीके से मुझे लिखना है। अगर विश्लेषण करने की बात कही जा रही है तो हमें सपोज़ कि हमें 1857 के क्रांति के कारण के बारे में चर्चा की गई है, तो हमें क्या उसके संपूर्ण यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सारी परिस्थितियों का वर्णन करना है मुझे, विश्लेषण अगर करना हो। अगर मुझे व्याख्या करनी है तो जो भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है मुझे उस पर स्टिक रह के
वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मुझे एक डायमेंशन में सिर्फ मुझे व्याख्या करनी है। अगर मुझे टिप्पणी करने की बात कही गई है तो टिप्पणी में एक तरीके से जैसे हम लेख लिखते हैं उस तरीके से कोई स्टेटमेंट दिया हुआ, कोई कथन दिया हुआ, और उस कथन पे इसमें मेरी क्या पर्सपेक्टिव है उस पर ज़्यादा जोर रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप क्वेश्चन के नेचर को समझ जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो आपका आधा समस्या वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब क्या करेंगे, आप अच्छे से क्वेश्चन को लिख सकेंगे और इसमें थोड़ी अपनी जो थॉट है, इतने दिनों से आपने जो भी जाना है उसको भी आप उस अनुसार से, उस क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन के नेचर के आधार पे हमको किस तरीके से डिसाइड करना। उसके बाद है हाउ टू डील टॉपिक को आपको किस तरीके से डील करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। पहली बात ये होती है कि आपको कोई क्वेश्चन मिला, अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक, तो आप क्या कीजिए, उसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ठीक, पॉइंट बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं। ओके, अगर आप उतने अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप उसे पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, या तो आप पॉइंट में लिख सकते हैं या फिर पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई, लेकिन इससे पहले मुझे क्या करना, कोई भी अगर क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चन की प्रकृति को जान लिया है तो आपको डील करना क्या है कि कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उसमें इंट्रो लिखना। इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी क्वेश्चन मिले सबसे पहले उसका क्या करना है, इंट्रो लिखना है। हाँ, जिसको हिंदी में भूमिका बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको लिखना ही लिखना है, भूमिका लिखना है, यानी इंट्रोडक्शन देना है कि आपका ये क्वेश्चन क्या कहता है। उसके बाद उसके बॉडी पार्ट को लिखना है कि विश्लेषण करने के लिए बोला गया है या व्याख्या करने के लिए बोला गया या तुलना करने के लिए बोला गया, ये इसका बॉडी पार्ट हुआ। तो ये बॉडी पार्ट या तो आप 3, 4, 5 पैराग्राफ में लिखिए या फिर इसे आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो वो आप उस तरीके से, अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है उस क्वेश्चन पे तो आप उसको लिखते समय पॉइंट में लिखिए। अगर थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं मुझे थोड़ा अलग से कुछ सोच के लिखना है तो आप क्या कीजिए, पैराग्राफ में लिखिए। लेकिन इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। फिर आप बॉडी पार्ट पे आइए, पॉइंट में लिखिए, पैराग्राफ में लिखिए, और आखिरी में कंक्लूजन, निष्कर्ष बहुत ज़रूरी है। निष्कर्ष भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप डील करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। चाहे आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपने ये पैटर्न अगर फॉलो किया तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो ये था उन स्टूडेंट के लिए जो आखिरी टाइम पे स्टडी करते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम के दिन वो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो अटैम्प्ट भी नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसा होता है कि 10 मिनट में ही निकल जाते हैं, लेकिन आपको ठहरना है, आपको सब कुछ आंसर शीट को मैंने जो बताया वो सारे प्रोसेस करनी है। उसके बाद आपको नेचर समझना है और टॉपिक को किस तरीके से डील करना है वो आपको मैंने बताया। तो ये तो था पहले कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। बाद में दूसरे और तीसरे कैटेगरी जिसको मैंने बताया कि जो अच्छे ढंग से पढ़े हुए, जिनका होता है मैं 70+, 80+ परसेंटेज लाऊं, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। और जो पढ़ते थे लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर लिखना क्या है, ठिठक जाते हैं, तो मैं ऐसे भी स्टूडेंट के लिए आगे वीडियो लाऊंगा कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम किस तरीके से आंसर राइटिंग करें। तो ऐसे ही बचे हुए एग्ज़ाम में आप लिखिए और अच्छे मार्क्स लाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।